नमस्कार, IB9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का घमासान लगातार जारी है, इसलिए राजनीति में उथल पुथल मचना लाजमी है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी कोशिश है कि बिहार के हर राजनेता और आपके जनप्रतिनिधि तक पहुँचे और आपके सवालों को उनसे पूछें। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिनका इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, आज हमारे बीच हैं बक्सर आरा के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए विधान परिषद सदस्य श्री राधाचरण सेठ जी। राधाचरण शाह उर्फ राधाचरण सेठ, ये नाम इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहाबाद के विभाजन के बाद भोजपुर जिले के स्वरूप में आने के बाद 1972 से स्टेशन पर मिठाई दुकान में जलेबी बनाने वाले राधाचरण शाह जी ने MLC तक का सफ़र तय किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके MLC का सफ़र अब तक का कैसा रहा है। आज हमारे साथ है श्री राधाचरण शाह जी। राधाचरण शाह जी, IB9.live में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें पता है कि आपका जो राजनीतिक कैरियर है, जो आपका शुरुआती जीवन है, बहुत ही संघर्षमय रहा है, और अगर आप अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर करेंगे तो शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। पहले तो आपको भी हम शुभकामना देते हैं कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो हमारा जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। 1972 से एक मिठाई जलेबी की दुकान से विधान परिषद तक का बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। इसमें बहुत सा कठिनाई सामने आया है, लेकिन जनता का आशीर्वाद पाकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, गरीब गुरबा का सेवा करके। आज का जो नेता अपने को बनते हैं, तो जो सामंती हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो भी अपना कपड़ा फाड़ कर गंदा कमीज दिखाकर गरीब का हितैषी बन रहे हैं, लेकिन ये बनावटी बात है। और अपने जीवन में 50 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। संघर्ष का नतीजा अच्छा हुआ, गरीब गुरबों का हमने मदद किया शुरू से ही। आज भी चाहते हैं कि जो निचले पायदान पर लोग हैं उनको मदद करें, यही हमारा मन में रहता है। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जनता का आशीर्वाद से ही आगे बढ़ने का मौका मिला है। जब तक जनता साथ नहीं रहेगी तब तक कोई नेता नहीं बन सकता है। अपने को नेता बने, बहुत लोग हैं कि ऊपर से आ जाते हैं, कोई उन लोगों को पहचानता भी नहीं कि कहाँ से आ गए ऊपर से। लेकिन हम तो ज़मीन से ही 72 से अभी तक लगातार जो भी सुखाड़ में, बाढ़ में, अगलगी में जितना हमको पड़ता है उतना हम गरीब गुरबों के लिए करते हैं। और नेता के रूप में नहीं, भोजपुर बक्सर के सेवक के रूप में अपना कर्तव्य को निभाते हैं। चाहे विधान परिषद का सवाल हो, भोजपुर जिला में डेढ़ुआ पंप 40 साल से पड़ा हुआ था। क्वेश्चन हमने डाला, सरकार स्वीकार किया, उसमें करीब 56-57 करोड़ का उसमें अभी टेंडर होने जा रहा है। नहर सिंचाई का सवाल हो भोजपुर और बक्सर का, उसमें भी 3500-3600 करोड़ रुपया का अनुमानित लागत टेंडर होने जा रहा है जी। तो हमारा जो भी विधान परिषद में सवाल हुआ है जनता के विकास के लिए, आज तक 5 वर्ष के अंदर में कोई अलग जुलर हमारा सवाल नहीं रहा। सिर्फ जनता के ही विकास के ऊपर हमारा फोकस रहा। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का मैटर हो, चाहे जो भी विकास का जो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है वो अपने से हम निभाते हैं। और कभी अपने मन में नेता हम नहीं बने, हम जनता के सेवक बनकर अपना धर्म निभा रहे हैं। सर, आपसे राजनीति की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका शुरुआती जीवन कैसे रहा। एक जब आप एक मिठाई की दुकान पे काम करते थे, तब से राजनीति पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री कैसे हुई? क्या किसी राजनेता के संपर्क में आने से हुई, या और आप किसी को अपना आइडियल मानते थे तो आप राजनीति में आपने इंटर किया? उसके बारे में हमें बताइए। हम लोग बहुत दिन तो कर्पूरी जी के साथ हम लोग नहीं रहे, लेकिन उनके स्वर्गवास होने के कुछ दिन पहले से हम लोग
जाते आते थे। हम लोग का राम अवधेश सिंह बहुत अच्छे लड़ाकू जुझारू गरीब गुरबा के नेता थे। तो धीरे धीरे मन में आया कि गरीब को मदद करने से, गरीब को सेवा करने से आगे आदमी बढ़ता है। जैसे ठाकुर जाति के, नाई जाति के कर्पूरी जी आज नहीं रहे, लेकिन पूरे समाज के बीच में आज वो जिंदा है जी। सेवा के बल पर, ईमानदारी के बल पर। वो अभी तक हर नेता उन्हीं को नाम धर के, लोहिया कर्पूरी जी को नाम धर के आगे अभी बढ़ रहे हैं। जी, तो जी। कर्पूरी जी को हमने बहुत नज़दीक से परखा है। वे गरीब गुरबों का मसीहा नहीं, गरीब गुरबों का वो भगवान थे। कर्पूरी जी कभी नहीं बड़े बड़े लोगों से माने मदद न मांगते थे या नहीं उन लोगों को मदद करते थे। गरीब को ही चंदा लेकर गरीब को ही मदद करते थे। उनको मृत्यु के बाद उनके घर पर अपना कुछ नहीं था, पार्टी के पासबुक में कुछ थोड़ा बहुत पैसा था और अपने परिवार और उनके परिवार के नाम से कुछ भी नहीं था। जो भी उनका जीवन बीता, समाज के लिए बीता, अति पिछड़ों के लिए बीता, दलितों के लिए बीता, गरीब गुरबों के लिए बीता, वो उसी समाज को मैंने आगे बढ़ाने का काम किए और उन्हीं के रास्ते पर चाहे जो भी नेता आज चल रहे हैं उन्हीं के नाम के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप कर्पूरी जी को अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं? एकदम मानते हैं। सर, एक सवाल और है कि अभी आपने आरजेडी को छोड़ के जेडीयू में आप आए हैं। जैसा कि सबको पता है कि विधान परिषद में जेडीयू का पलड़ा अभी भारी है आज, और ये 5 जो एमएलसी जो है ये छोड़ करके जो जेडीयू में आए हैं और बीजेपी के 54। तो इस कंडीशन में आरजेडी का भी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। मार्केट में रोज़ नए नए उनके एमएलसी विधायक छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आपने समय को देखते हुए कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और आपने आरजेडी से जेडीयू में शिफ्ट कर लिया, इसको क्या पॉलिटिकल स्टंट माना जाए? नहीं, आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे तो मान सम्मान कुछ मिलता था, लेकिन जो नया पीढ़ी के लोग हैं, जब वे तेजस्वी यादव जी के कमान हाथ में गया तो रघुवंश बाबू और बड़े बड़े नेता लोगों को वो लोग आदर नहीं करते थे, तो हम किस खेत के मूली हैं। इसी सब देखते हुए हम आरजेडी में थे तो 4-5 बार आदरणीय नेता नीतीश जी से हम मिले, लेकिन मिलने जुलने व्यवहार से आकर्षित होकर हमने मन बना लिया कि नहीं, आरजेडी में रहना उचित नहीं है। नीतीश जी अति पिछड़ों का, हम लोग को समाज का 20% आरक्षण दिए, अति पिछड़े के विषय में सोच रहे हैं, दलित के विषय में सोच रहे हैं, सब लोग का माने उनका यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो हमने उनको देखा कि नहीं, सिर्फ पोस्टर और बैनर में नहीं है, वास्तविकता भी है। तो यही सब सोचकर हमने जदयू का दामन थामा है और आदरणीय नेता नीतीश जी से बहुत सा बात हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि नीतीश जी अपने बात पर 16 आना खरा उतरेंगे। लेकिन सर, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो ये कहती है कि नीतीश जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। बिहार में जिस स्तर का विकास होना चाहिए पिछले 15 साल से ज़्यादा के समय में नहीं हो पाया है। अब 15 साल से आरजेडी और इनका शासन चल रहा है। अभी तक बिहार में चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो लूट की घटना हो, ये सब वैसे ही है, बरकरार है। बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आखिर आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी जेडीयू में जो आपको लगा कि वहाँ जा कर के आप वो चीज़ कर सकते हैं, या उनकी वो प्लानिंग आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया? आप जो क्राइम का मामला कर रहे हैं, तो जिस राज्य में 15 साल हम रहे, उस यदि में हमारे व्यवसायी भाइयों को जो अपहरण का उद्योग खुला हुआ था, तो पूरे हमारे समाज उससे बहुत तबाह था। वो हम नहीं कह रहे, पूरा दुनिया जान रहा है कि उस समय अपहरण का उद्योग कौन लोग करते थे। हमारे नेता के ही दरवाजे से वो सुलझाया जाता था जी, जो पहले हमारे नेता थे। आज जिस पार्टी में हैं उनके परिवार का कोई नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का कि कौन भाई है, कौन उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ कोई रिश्तेदार, कोई भाई का वहाँ पर आश्रय नहीं है। लेकिन वहाँ तो पहले जो स्थान पर हम थे, 5-5 लोग माने पहले उस पार्टी का मालिक थे, अभी भी हैं, सब लोग जानते हैं। तो यही सब देखकर हमने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जेडीयू में ज्वाइन किए हैं,
ये हमारे समाज का भलाई नीतीश जी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। यही सोचकर हमने पार्टी छोड़कर जदयू में ज्वाइन किए। विकास जो पहले रोड का स्थिति क्या था, बिजली का स्थिति क्या था, और जो कुछ भी विभाग हैं, जो कुछ कमी है, वो अभी 5 साल में फिर पुनः नीतीश जी आ रहे हैं, उस सब कमी को पूरा किया जाएगा। जी। अभी तक आपने कौन कौन से डेवलपमेंट के काम को किया है? कुछ ऐसे 3-4 काम हमें बताइए जो कि हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएं कि हमारे एमएलसी साहब ने ये इस एरिया में उन्होंने ये काम किया और ये अभी हमारे प्रोजेक्ट में है। क्योंकि एक एमएलसी होने के नाते एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। आपका बक्सर आ रहा है, ये पूरा एरिया आपका है, तो इसमें कुछ 3-4 ऐसी परियोजनाएं, 3-4 ऐसे काम को बता दीजिए कि जो लगता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए था। जो एमएलए लोगों का फंड है या एमएलसी का फंड है, एक विधानसभा में अभी जो 3 करोड़ मिल रहा है, 11 विधानसभा है उसमें भी 3 करोड़ मिल रहा है। तो हमको तो कहीं कहीं अपने निधि से मैंने काम कराए हैं जी। लेकिन हम लोगों को बहुत सा रोड स्वीकृत कराए हैं ग्रामीण विकास से, सिंचाई विभाग से, पीएचडी विभाग से, बहुत सा माने जैसे ये सिंचाई विभाग हुआ 32-34 करोड़ का हुआ, डेढ़ुआ पंप करीब 56 करोड़ का हुआ। इसी तरह बहुत सा हम लोगों ने अपने विधान परिषद के माध्यम से बक्सर में भी मैंने स्कूल में भी हम एक महिला गर्ल स्कूल था, उसमें 55 लाख रुपया देकर उसको अच्छा बनवाए। इसी तरह अपने निधि को हमने आज तक दुरुपयोग नहीं किए। जहाँ भी सामाजिक काम हुआ वहीं पर हमने अपना निधि दिए। जी जी। हाँ। और जब हम आरजेडी में थे उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ जी। 11 विधानसभा में बीजेपी का एक भी खाता नहीं खुला है जी। लेकिन जनता के आशीर्वाद से, अपने मेहनत से ये इस विधानसभा चुनाव में 11 विधानसभा में एक भी आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। आप भी देखते रहिए। लेकिन सर इस बार के चुनाव में मुद्दा थोड़ा गर्म है, मुद्दा थोड़ा अलग है। वो अलग इसलिए है कि अभी जो मज़दूरों के पलायन का जो बात सामने आई थी, जो हज़ारों लाखों करोड़ की संख्या में मज़दूर जो बिहार वाले मज़दूर जो महाराष्ट्र से, दिल्ली से, जगह जगह से जो आए थे, उस समय नीतीश कुमार जी ने ये कह दिया था कि अभी हमारे पास वो सी सुविधा नहीं है। 15 साल उन्होंने राज किया, 15 साल में ढंग के अस्पताल नहीं बन पाए। उनको मज़दूर को वापस लेने से वो मना करने लगे। तो इससे एक जो मज़दूर का एक क्लास है वो उनसे बहुत ज़्यादा खफा है। और इस बार जो है वो आरजेडी की लहर है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव जो है उन्होंने बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ही ज़ोरों शोर से उठाया है और बेरोज़गारी आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको लगता है कि इस बार नीतीश कुमार जी सत्ता में वापस आ पाएंगे? चेहरा लोग देखेगा कौन मुख्यमंत्री बनने योग्य है। कहाँ नीतीश जी और कहाँ तेजस्वी जी। तेजस्वी जी जमीन है और नीतीश जी आसमान है, उतना अंतर है। लाखों लाख लोगों को दूसरे स्टेट में नीतीश जी खाता में पैसा डलवाए। नवंबर तक मैंने अनाज गरीब गुरबा सबको मैंने मिल रहा है। मैंने जितना नीतीश जी किया है उतना हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं किया है। उस समय माना कर रहे थे, अच्छा माना कर रहे थे कि स्टेट में जब लोग आ गया तो कितना कोरोना बढ़ा। अगर उसी स्टेट में लोग रहते तो इतना बिहार में कोरोना नहीं बढ़ता। हाँ, नीतीश जी तो यही चाह रहे थे कि जिस स्टेट में हमारे मजदूर भाई हैं सब लोग को यहाँ से हम व्यवस्था कराएं और वहीं पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन दूसरा स्टेट सहयोग नहीं किया। बहुत लोग उतावले हो गए। नीतीश जी ट्रेन से, बस से लाखों लाख मजदूर भाइयों को मंगवाए। ऐसे कैसे है कि नीतीश जी माने आने के लिए मना कर रहे थे? हम तो नहीं कहेंगे। अगर मजदूर भाइयों, कर्मचारी भाइयों अगर दूसरे स्टेट में रहते या वहाँ का स्टेट अगर सहयोग करता तो आज बिहार में इतना कोरोना नहीं बढ़ता। सर एक चीज़ और कि ऐसा आरजेडी के पार्टी के लोगों का ऐसा कहना है कि जो जेडीयू जो है वो आरजेडी की बी टीम है, यानी वो फैक्ट्री है। लालू यादव ने आरजेडी नेताओं की फैक्ट्री बनाई है, वहाँ से नीतीश कुमार विधायकों को इंपोर्ट करते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने नीतीश जी और हम लालू जी दोनों एक ही टीम के माने खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि राजद से लोग माने बनकर उस टीम में जाता है। बहुत सा लोग उधर से इधर, इधर से उधर जाते आते रहते हैं। पहले जिस समय हम
राष्ट्रीय जनता दल छोड़े उसी समय हम बोल रहे थे 2500 विधायक हमारे संपर्क में है आने के लिए जदयू में, लेकिन हमारे नीतीश जी कहते हैं कि हम ले लेंगे, लेकिन उन लोगों को एडजस्ट कहाँ कर पाएंगे। जिसको एडजस्ट कर पाएंगे उतना ही लोगों को लेंगे। अभी भी हमारे कतार में लोग खड़े हैं जदयू में आने के लिए, जी आरजेडी के लोग, बड़े बड़े नेता लोग, लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि नहीं, जिन लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे उसी को हम लेंगे, सब लोगों को हम नहीं ले सकते। यानी इस बार अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? 100% नीतीश कुमार जी 24 कैरेट का सोना है, जिसने परखा है वो कहीं नहीं जाएगा, इधर से उधर नहीं जाएगा। 100% एकदम सरकार बनेगी और आरजेडी का महागठबंधन का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा इस समय। और लास्ट में सर, अपने देश की जनता से, अपने राज्य की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में वो वोट दे? किस तरीके का अपील करना चाहेंगे, आप खुद अपील कर दीजिए। बिहार की जनता से हमने नम्र निवेदन करेंगे कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी आवे एक एक वोट देकर उनको विजयी बनावे। यही हमारा उन लोगों से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ी रहेगा। जी, तो आपने सुना आरा के एमएलसी श्री राधाचरण सेठ जी ने क्या कहा, और उन्होंने इस बार ये क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार की जीत में किसी तरीके का कोई रोड़ा नहीं है। ये थे राधाचरण सेठ, जो कि बड़े ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका नेचर बहुत ही सरल और सौम्य है। अगले एपिसोड में हम फिर किसी राजनेता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।